बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्ड नंबर लेक्चर, जिसके अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लड वेसल, प्लेटलेट एंड द क्लॉटिंग फैक्टर, जो कि हीमोस्टेसिस के लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि थ्रम्बस फॉर्मेशन हो जाती है। थ्रम्बस फॉर्मेशन के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस किया था कि जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं मूव करते हैं ब्लड वेसल के सेंट्रल एक्सिस के अंदर, ठीक है, एक्सियल कॉलम के अंदर। अब जब ब्लड वेसल जो है वो एंडोथीलियम से बनी होती है। एंडोथीलियल जो वाल होती है, एंडोथीलियल सेल जो हैं वो जब डैमेज हो जाते हैं, डैमेज होने के बाद एंडोथीलियल सेल जो हैं वो रिलीज़ करते हैं साइटोकाइंस। साइटोकाइंस क्या करती है, उसका फंक्शन है, हम लोगों ने मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि साइटोकाइंस जो रिलीज़ करती है, तीन चीज़ें रिलीज़ करती है। पहले नंबर पे इंटरलेकन 8 रिलीज़ करती है, दूसरे नंबर पे टिश्यू फैक्टर रिलीज़ करती है, ठीक है, फॉर द एक्सट्रिंसिक पाथवे। तीसरे नंबर पे, ऊपर थर्ड नंबर पे वो रिलीज़ करती है एक्सपोजर टू बेसमेंट मेम्ब्रेन कोलेजन, ठीक है। वो यूज होते इन इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर एक्टिवेट करने के लिए वो रिलीज़ करती है, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जैसे ही उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एंडोथेलियल सेल जैसे डैमेज होगी, डैमेज होने के बाद वो साइटोकाइन रिलीज कर देगा। साइटोकाइंस का फंक्शन होता है कि इंटरल्यूकिन 8 रिलीज कर देगी। इंटरल्यूकिन 8 मेन जो पहला नंबर फंक्शन है उसके अंदर इंटरल्यूकिन 8 का क्या फंक्शन है कि वो प्लेटलेट को करीब लेके आती है, ठीक है, जिस जगह पे डैमेज हुई होती है वॉल। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस किया था कि इंटरल्यूकिन 8 जो है उसका काम क्या है कि प्लेटलेट जो हैं वो आपस में बाइंड नहीं करेंगे लेकिन करीब आ जाएंगे, ठीक है, जिस जगह पे वेसल वॉल डैमेज होएगी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी तरफ खींचना शुरू कर देगी, ठीक है, एंडोथेलियल वॉल जो है। जैसे वो इकट्ठे होंगे लेकिन वो उनके बाइंड नहीं बनेंगे। बाइंड बनने के लिए फिर हम लोगों ने स्टडी किया था कि प्लेटलेट के ऊपर रिसेप्टर होते हैं, लेकिन दो ख़ास रिसेप्टर होते हैं जो ख़ास फैक्टर्स को ही अपने करीब आने देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब प्लेटलेट जो है, प्लेटलेट के अंदर हम लोग इसको आपस में, प्लेटलेट को आपस में जोड़ने के लिए एग्रीगेशन करवाने के, इसके अंदर 3 स्टेप होते हैं। पहले नंबर पे है एडहीजन, दूसरे नंबर पे एक्टिवेशन और तीसरे नंबर पे एग्रीगेशन। पहले नंबर पे जो है एडहीजन प्लेटलेट के अंदर उसका क्या काम है, जैसे कि प्लेटलेट तो करीब आ जाएंगे, ठीक है, प्लेटलेट जब करीब आएंगे, ब्लड वेसल के करीब आ इकट्ठे होना शुरू हो जाएंगे, उसके बाद क्या करेगा कि जो प्लेटलेट के अंदर दो रिसेप्टर मौजूद होते हैं। एक तो फिब्रिन के लिए होता है, दूसरे नंबर पे सॉरी पहले नंबर पे होता है वॉन विलिब्रेन फैक्टर के लिए, ठीक है। जो वॉन विलिब्रेन फैक्टर है उसको दूसरा कैसे कहते हैं, एक ब्रिज के तौर पे काम आएगा, ठीक है, ब्रिज के तौर पे हेल्प करेगा। अब वो प्लेटलेट के ऊपर जो रिसेप्टर मौजूद है ग्लाइकोप्रोटीन 1b9 है, वो उसका काम क्या है कि वो प्लेटलेट को जो प्लेटलेट हैं उसके ऊपर रिसेप्टर मौजूद होता है ग्लाइकोप्रोटीन 1b9, इसके ऊपर आके अटैच हो जाता है वॉन विलिब्रेन फैक्टर। जैसे ही वॉन विलिब्रेन फैक्टर जो उसके ऊपर अटैच होगा, अटैच होने के बाद इसका एक्टिवेशन का अमल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। एक्टिवेशन में क्या कहता है कि जैसे ही प्लेटलेट जो हैं वो बाइंड करेंगे, बाइंड विद द एंडोथीलियम। अब बाइंड विद द एंडोथीलियम वाल के साथ जब वो बाइंड करेंगे तो एक्टिवेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि वो एक्टिवेट कैसे होंगे। एक्टिवेशन के बाद कहते, एक्टिवेशन जब एक्टिवेटेड होंगे तो सबसे पहले है एक्टिवेट ये फॉस्फोलाइपेज A2 जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होती है। ये ब्रेक डाउन करवाना शुरू कर देती है एराकिडोनिक एसिड का। एराकिडोनिक एसिड जैसी ब्रेक डाउन होगी तो थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज होगी, जिसका दो फंक्शन होते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन और दूसरे नंबर पे वैसो कंस्ट्रिक्शन होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे जो इसका दूसरा सेकंड स्टेप है वो है रिलीज ऑफ द ADP फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स। साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल्स जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं, वो साइटोप्लाज्मिक के अंदर मौजूद होते हैं, वो क्या करते हैं कि वो कैसे ग्रेन्यूल जो है रिलीज़ होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वहाँ से ADP को रिलीज़ करवाना शुरू कर देगा। अब तीसरे नंबर पे इसका जो फर्दर फंक्शन है वो भी सेम है जो कि एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज A2 का है, ठीक है। मतलब वो जो रिलीज़ करती है ब्रेक डाउन, फर्स्ट पहले तो ब्रेक डाउन करवाती है एराकिडोनिक एसिड का, फिर दूसरे नंबर पे थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ होती है। जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 रिलीज़ होगी तो प्लेटलेट एग्रीगेट करेगा, तो यहाँ पे भी ADP जैसे ही साइटोप्लाज्मिक ग्रेन्यूल से रिलीज़ होगी तो प्लेटलेट एग्रीगेशन करना शुरू कर देगी, ठीक है। अब तीसरे नंबर पे स्टेप है जो कि उसको कहा जाता है कि एग्रीगेशन। एग्रीगेशन कहता है कि अंडर द इफेक्ट ऑफ द ADP एंड थ्रोम्बोक्सिन A2, ठीक है। अच्छा, और जब ये
एग्रीगेट होगा, ठीक है। एग्रीगेशन, इस एग्रीगेशन को प्राइमरी प्लेटलेट प्लग कहा जाता है, ठीक है। एक वीक प्लग होता है, जैसे कि मतलब अब करीब करीब आ गए और करीब आ गए हैं, ठीक है, लेकिन जुड़े नहीं फिर भी। अब जुड़ने, अब ये देखें, ये डॉट्स हैं, इन डॉट्स को ये एक फॉर एग्जांपल है कि ये प्लेटलेट हैं, प्लेटलेट और करीब आ गए हैं। अब आने के लिए इनको बॉन्ड बनाना है, आपस में बाइंड करना है, बॉन्ड बनाना है आपस में, ठीक है, ताकि वो मजबूत हो सकें, वहाँ से ब्लड जो है फ्लो ना कर सके आउटसाइड थ्रू द ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब उसके बाद हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी, एक ऐसा फैक्टर है, ऐसा प्रोटीन है जिसका ज़रूरत है हमें, जिसे कहा जाता है फेब्रिन, ठीक है। अब इसको कैसे लेके आएंगे, अब इसका क्या मतलब, कहाँ से प्रोड्यूस होगा। उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर जो है एक मेन रोल प्ले करता है फॉर द क्लोटिंग, ठीक है। उसके बाद इसमें हम लोग स्टडी करेंगे, देखेंगे कि इसमें सबसे पहले हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेनली ये प्रोटीन के प्लाज्मा प्रोटीन से बने होते हैं, जो कि बने लीवर से बनते हैं, ठीक है। और ये 13 से 16 तक इनकी स्ट्रेंथ होती है, क्वांटिटी होती है, ठीक है। और इसके दो पाथवेज होते हैं, एक एक्सट्रिंसिक पाथवे और एक इंट्रिंसिक पाथवे। एक्सट्रिंसिक पाथवे जैसे सबसे पहले हम लोगों ने शुरू में जब स्टडी स्टार्ट किया था, सॉरी, स्टार्ट में हम लोगों ने देखा था कि साइटोकाइन 3 रोल प्ले करती है। इंटरल्यूकिन 8 रिलीज करती है, दूसरा एक्सट्रिंसिक पाथवे चलाने के लिए, और इंट्रिंसिक पाथवे चलाने के लिए इसको रोल प्ले करती है, ठीक है। एक्सट्रिंसिक पाथवे इसमें टिश्यू फैक्टर रिलीज करती है, साइटोकाइन टिश्यू फैक्टर रिलीज करती है, और जिसमें फैक्टर नंबर 8 जो है, फैक्टर नंबर 8 जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैक्टर नंबर 12A में, और जो विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम, विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम ये फैक्टर नंबर 10 को 10A में कन्वर्ट कर देती है, और 10A जो है एक्टिवेट हो जाता है। जब 10A एक्टिवेट होता है तो वो इनएक्टिवेटेड प्रोटीन होती है, जो प्रोथ्रम्बिन प्रोटीन होती है, उसको थ्रम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। जैसे ही थ्रम्बिन में कन्वर्ट करेगा तो मतलब एक्टिवेट करेगा थ्रम्बिन जो है, फिब्रिनोजिन इनएक्टिवेटेड होती है, इसको फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, एक्टिवेट कर देता है, फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। इसी तरह दूसरे नंबर पे इंट्रिंसिक पाथवे। इंट्रिंसिक पाथवे के अंदर कहता है कि उसमें फैक्टर नंबर 12 होता है, जो इसमें एक्सपोजर टू द बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, जिसमें फैक्टर नंबर 12 जो है वो एक्टिवेट होता है फैक्टर नंबर 12A में। और फैक्टर नंबर 12A जो है फैक्टर नंबर 11 को एक्टिवेट करता है 11A में, और उसके बाद 11A जो है एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 9, और फैक्टर नंबर 9 का एक्टिवेटेड होता है 9 में, और उसके बाद इसको फिर कहा जाता है एक्टिवेटेड 9, फैक्टर नंबर 9A। और उसके बाद विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम के हेल्प के बाद, ठीक है, उसके हेल्प के बाद क्या है कि विद द हेल्प ऑफ द कैल्शियम फैक्टर नंबर 8 जो है 9 फैक्टर जो है वो एक्टिवेट करता है फैक्टर नंबर 10 को। 10 जो है एक्टिवेट जैसे ही होता है तो वो वैसे वही एक्सट्रिंसिक पाथवे से आगे से स्टार्ट हो जाता है कि प्रोथ्रम्बिन इनएक्टिवेटेड प्रोथ्रम्बिन होती है, प्रोथ्रम्बिन के बाद थ्रम्बिन में कन्वर्ट हो जाते हैं, थ्रम्बिन से फिब्रिनोजिन से फिब्रिन आ जाती है, ठीक है। अब ये फिब्रिन जो है, फिब्रिन का मेन रोल जो है वो यही है, इसका मेन फंक्शन जो है कि प्लेटलेट्स को एग्रीगेट करता है और वैसो डायलेशन, सॉरी, इसको आपस में जोड़ना शुरू कर देता है, बॉन्ड बनाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। ये था फिब्रिन का मेन रोल, ठीक है। इसको कहते हैं सेकेंडरी प्लेटलेट प्लग, ठीक। अब हम लोगों ने ये देख लिया, उसके बाद क्या होगा, अब हम लोगों ने वो सारा स्टडी कर लिया है, ठीक है, एग्रीगेट कर गया है, फेब्रिन आ गई, फेब्रिन ने क्या करना शुरू कर दिया, थ्रम्बस फॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, थ्रम्बिन उसमें फिब्रिन रोल प्ले करती है प्लेटलेट्स को, उस जगह पे जिस जगह पे डैमेज हुई होती है वाल, उस जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं। उसके बाद क्या है कि जैसे हम उस वक्त क्या है कि देखा है कि वेसल वाल जो रप्चर जिस जगह थी वहाँ से रिपेयर हो चुकी है, तो फिर उसके बाद क्या है कि ये एक्टिवेटेड, ये एज एंडोथेलियल सेल गेट्स रिपेयर एक्टिवेट विद द हेल्प ऑफ द एक्टिवेटेड फॉस्फोलाइपेज A2 वेयर द एराकिडोनिक एसिड मेटाबोलाइज्ड एंड देन इट रिलीज, जो कि रिलीज करता है प्रोस्टासाइक्लिन। प्रोस्टासाइक्लिन का क्या फंक्शन हो गया कि प्लेटलेट एग्रीगेट करवाती है एंड वेसोडाइलेशन करवाती है। वेसोडाइलेशन क्या है कि वो वेसल को नॉर्मल अपनी हालत में ले आती है, ठीक है, डायलेट करवा जाती है, नॉर्मली उसमें ब्लड फ्लो करना शुरू कर देती है, ठीक है। ये था
पहले हम लोगों ने देखा कि वेसल जो है, वेसल के अंदर जब वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाती है, वैसो कंस्ट्रक्शन थ्रोम्बोक्सन A2 से होती है। ठीक है, वैसो कंस्ट्रक्शन उसमें क्योंकि एग्रीगेट करना होता है, प्लेटलेट ने अपनी जगह पे जाना होता है, जाने के बाद क्या करते हैं, जाते हैं, जाने के बाद वो उनको बाइंड करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, लेकिन वो फिर हम लोगों को उस वक्त फिब्रिन की ज़रूरत होती है, फिब्रिन की हेल्प से वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर दोबारा अपनी नॉर्मल हालत में लेके आने के लिए ज़रूरत पड़ती है प्रोस्टासाइक्लिन की, जो कि वैसोडाइलेट करवाना शुरू कर देते हैं वैसे। तो ये बहुत सिंपल सा अमल था, इसके अंदर प्रोसेस था। ठीक है, बहुत इजी था। अगर समझ नहीं आती तो काइंडली आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। कोई क्वेश्चन आपको अगर नहीं समझ आ रही तो आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है, ईमेल कर सकते हैं, आपको ईमेल प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो आप लोगों ने इजीली इसको, डिफ़िकल्टी मतलब नहीं लेना है, मुश्किल नहीं लेना है, बहुत ईजी है। ठीक है, ये था आज का लेक्चर। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।